डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रविकांत शर्मा। आपको जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मैथ की, क्लास 10th की वास्तविक संख्याओं की, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आप पीछे की वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने बेसिक चीज़ों से ही शुरुआत करी थी, और आप अगर शुरुआत में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले पीछे की सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद में ये वीडियो समझ में आएंगी। क्योंकि हमने जो चीज़ें पीछे जो बेसिक कवर किया उसको पहले आपको सीखना पड़ेगा, जब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो इसलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं वास्तविक संख्याओं को। कल तक हमने पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने एचसीएफ निकालना सीखा, एलसीएम निकालना सीखा। हमने देखा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रखे हैं। धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का ए कॉमा बी का मल्टीप्लाई इनका एलसीएम ए कॉमा बी का क्या होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने कल देखा था। इस फॉर्मूले पर हमने कई क्वेश्चंस भी किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए घर से होमवर्क करने के लिए दिया था। मैं आशा करता हूँ वो होमवर्क में आपने किया होगा और आपको आया भी होगा। नहीं आया हो तो एक बार यहाँ देख लो, मैं आपको उसको सॉल्व करवा देता हूँ। चेक कर लो एक बार सही है या गलत है। मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का $12,960 ये दिया था। उसमें से आपको एचसीएफ दे रखा था, एचसीएफ 18 दे रखा था। आपको एलसीएम निकालना था कि एलसीएम क्या होगा। माना वो दो संख्याएं, माना दोनों संख्याएं ए कॉमा बी है। माना दोनों संख्याएं ए कॉमा बी है, तो दोनों संख्याओं ए गुणा बी क्या हो जाएगा 12,960। एचसीएफ ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा 18, और एलसीएम ए कॉमा बी का क्या हो जाएगा निकालना है। तो उस फॉर्मूले के अनुसार हम निकालेंगे कि एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी क्या होगा ए गुणा बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अनुसार एचसीएफ हमको दे रखा है 18, मल्टीप्लाई एलसीएम हमको निकालना है ए कॉमा बी का। ए गुणा बी कितना दे रखा है 12,960। मैंने आपको कल बताया था कि ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि इधर कोई मल्टीप्लाई या गुणा की कोई संख्या उधर जाने के बाद में भाग की हो जाती है, इधर कोई भाग की संख्या तो उधर जाने के बाद में गुणा की हो जाती है, इधर अगर प्लस की संख्या तो उधर जाने बराबर के उधर जाने पर माइनस की हो जाती है, इधर माइनस की संख्या तो उधर जाने पे प्लस की हो जाती है। तो इधर 18 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम ए कॉमा बी 12,960 बटे 18। अब इसमें आप 12,960 में आप भाग दो, तो 12,960 में इसको छोटी संख्याओं से आप डिवाइड करना भी सीख सकते हो। किस प्रकार से? 2 से किया तो 2 नाम 18, 2 छिक्की 12, फिर देंगे 12 में से 12 गए तो 0, 9 उतारा तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गए तो 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 बच गया 0, तो आगे अब इसमें भाग देंगे हम 3 का। 3 दिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, 3 छिंग 18 बच गया 2। फिर दे दो 3 का 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 720। तो
एलसीएम जो निकल के आया a, b का वो निकल के आया 720। इस तरीके से आप छोटी संख्याओं से डिवाइड कर सकते और इसको काट सकते। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम निकल गया है वो 720 निकल गया है। और बड़ी संख्या से आपको जितने तक पारे आते हैं, बड़ी संख्या से डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो बड़ी संख्या से काट लो। अगर बड़ी संख्या से आपसे नहीं कट रहा है तो वो छोटी छोटी संख्याओं से आप उसको काट सकते हो, ऊपर नीचे दोनों। तो इस तरीके से ये हमने कल क्वेश्चन किया था, इसका जो आंसर आया वो 720 आंसर आया कि एलसीएम क्या आएगा 720। अब आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैंने कुछ पहले बता चुका हूँ कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें पूर्णांक/पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें पूर्णांक/पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या पर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, बहुत ही आसान सवाल कि पूर्णांक/पूर्णांक के रूप में जिन्हें नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या जैसे √2, √3, पाई, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछे परिमेय, तो परिमेय जैसे पूर्णांक/पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5, 5/1, इसको पूर्णांक। अगर 0 पूछे तो 0/1। अगर आपसे पूछे कोई 1/0 तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित। इसको क्या, ये क्या है, अपरिभाषित। तो इस तरीके से ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन आपको कंफ्यूजन कब होगा, आपको कंफ्यूजन कब होगा कि आपको दशमलव वाली संख्याएं दे दी, कि दशमलव में संख्याएं दे दी और आपको पूछेगा ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि एक तो होती है दशमलव आवृत्ति। दशमलव आवृत्ति संख्या कौन सी होती है, जो दशमलव के बाद में, जैसे मैंने लिखा 21.23, 23, तो इस तरीके से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 23 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 23 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख देते हैं हम, 21.23 के ऊपर क्या लगा देते हैं, 12। तो इसका मतलब क्या है, ये आवर्ती संख्या है। और एक होती है अनावर्ती संख्या। एक क्या होती है, अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या क्या होती है कि जो दशमलव के बाद में रुकती नहीं, जैसे लिख दिया 21.2345 1 3 2 3, ऐसे आगे चलती जाएंगी। तो ये कैसी संख्या है, अनावर्ती संख्या होती है। तो जो दशमलव के बाद में रिपीट होती हैं, आवर्ती संख्याएं होती हैं, उनको तो हम कहते हैं परिमेय संख्या। उनको तो क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जो दशमलव के बाद में रुकती नहीं है, अनावर्ती जो संख्या होती है, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्या। और एक जो दशमलव के बाद में रुक जाती है, जैसे 30.23 रुक गई, तो इनको भी क्या कहेंगे, इनको भी परिमेय संख्या कहेंगे। इनको भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जो दशमलव के बाद में रुक जाए उनको भी परिमेय संख्या कहेंगे। जो दशमलव के बाद में बार बार आवृत्ति में आ रही हैं उनको परिमेय संख्या कहेंगे। और जो रुकी नहीं रही दशमलव के बाद में उनको कहेंगे अनावर्ती, दशमलव अनावर्ती संख्याएं, और उनको किस में कहेंगे, अपरिमेय संख्या में कहेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था आपका, अपरिमेय संख्या से संबंधित। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन था पहला, ए नंबर पे 2,
बी नंबर पे ऑप्शन था आपका 2.232425, ये आगे ऐसे चल रहे। सी नंबर पे जो ऑप्शन था वो था बेटा 2.23 का बार, और डी नंबर पे जो ऑप्शन था वो था 2.23। अब इसमें से हमको बताना था कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से अपरिमेय संख्या, आप जैसा कि मैंने अभी बताया अपरिमेय संख्या के बारे में, कि अपरिमेय संख्या एक तो जो दशमलव के बाद में रुक जाए उनको कहेंगे, एक जो दशमलव के बाद में बार बार आवृत्ति में आ रही है उनको परिमेय संख्या कहेंगे, और ये जो परिमेय संख्या है ये, लेकिन जो दशमलव के बाद में रुक ही नहीं रही उनको अपरिमेय संख्या कहेंगे। और जैसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते उनको भी कहेंगे। यहाँ दो तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, जैसा कि आपको पता है कि 2/1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखता। ये यहाँ पर रुकी नहीं रही, आगे जा रही, 2 3 2 4 2 5, आगे कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं। इसको जैसा कि मैंने अभी बताया बार लगा देते तो इसको क्या लिखेंगे 2.23 2 3 2 3, इसका मतलब यहाँ 2 3 2 3 क्या आएगा, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद में ये 2.23 यहाँ रुक गया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर B4 बलराम राइट ऑप्शन। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है जो कि ये आया था 2022 में ये क्वेश्चन है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसानी से आप उसको आंसर दे सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.2 के बारे में। प्रमेय 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आएगा अपरिमेय संख्या के बारे में। आगे प्रमेय 1.2 क्या कहती है आपको, प्रमेय 1.2 कि प्रमेय 1.2 कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और P a² को विभाजित करती है। P क्या करती है, a² को विभाजित करती है। तो P a² को विभाजित करेगी तो P a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, और a यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो उसको हम लिखेंगे कि क्या कहती है प्रमेय 1.2 कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है, a² को क्या करती है, विभाजित करती है। तो a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित, P a को भी विभाजित करेगी। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ये क्या कहना चाह रही है कि ये कहना चाह रही है कि हमने कोई a² लिया, a² का मतलब हमने किसी संख्या का वर्ग लिया, जैसे हमने वर्ग लिया 4 का वर्ग, तो ये a हो गया यहाँ पर 4। तो ये 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगी, अभाज्य संख्या ले ली हमने। अभाज्य संख्या जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि अभाज्य संख्याएं क्यों कौन सी होती है, एक से बड़ी हुई प्राकृत संख्या
जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या का भाग नहीं आता, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हमने अभाज्य संख्या ले ली 2। अब इस 2 का भाग दे के देखो तो 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, तो 2 का भाग 16 में तो जा ही रहा है, तो 2 का भाग 16 में जा रहा है, a स्क्वायर में जा रहा है, तो a में भी जाएगा। a क्या है यहाँ पर 4, तो 2 का भाग 4 में भी जाएगा। ये जैसा कि आगे और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिया 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 में एक अभाज्य संख्या ले ली हमने, p मान लिया हमने 5, अभाज्य संख्या ले ली हमने 5, तो इस 5 का भाग 100 में जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। तो क्या इस 10 में भी जाएगा, क्या ये a है और a स्क्वायर में भाग जा रहा है, तो a में भी जाएगा, तो 10 में 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये प्रमेय ये कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय 1.2 हमारी है। अब देखो ये प्रमेय 1.2 कहाँ काम आती है, हम अभी देखते हैं। एक तो सहभाज्य संख्या देखते हैं, सहभाज्य संख्या कहाँ काम आती है, और एक ये कहाँ काम आती है, इसको देखो। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको वो सिद्ध करके बताना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करके बताना है कि सिद्ध करना है कि हमको पता तो है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके लिए हमको इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया, क्या मान लिया हमने, √2 एक परिमेय संख्या है। जब अगर √2 परिमेय संख्या मानिए तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0। जहां q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 0। और यहां p व q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या। p व q क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। और p व q पूर्णांक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया पूर्णांक बटे पूर्णांक संख्याएं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, आसानी से समझेंगे, जगह भी ज्यादा चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमने माना √2 क्या एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध उल्टा मान लिया इसका। तो अब देखो, अभी मैंने बताया था कि ये जो इधर जो गुणांक भाग की संख्या होती है बराबर के इधर जाने पे किसकी हो जाती है, मल्टीप्लाई की। तो ये q इधर क्या हो जाएगा,
√2 ये हो जाएगा Q बराबर P। क्या आ गया? √2 Q बराबर P। अब हमको यहाँ दोनों तरफ क्या कर देना है? दोनों तरफ वर्ग करने को, दोनों तरफ वर्ग करने को। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये आ गया √2 Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया, आपको पता है कि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाता है? 2 बन जाता है। तो यहाँ √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 और Q स्क्वायर बराबर ये आ गया P का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो 2 का मल्टीप्लाई है इधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? भाग का। तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? अब इसको हम मान लेते हैं यहां पर समीकरण 1। यहां तक समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया हमने, सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या मान ली, √2 P बटे Q मान लिया। इसको Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सहवाची संख्या होनी चाहिए और पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। √2Q बराबर P, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, √2 का वर्ग हो गया 2 Q स्क्वायर P स्क्वायर। यहाँ से अब देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमने प्रमेय 1.2 क्या पढ़ी थी, कि हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी थी कि P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। जब यहाँ दो P स्क्वायर को क्या कर रही है? विभाजित। तो इसका मतलब ये किसको भी विभाजित करेगी? क्योंकि दो P स्क्वायर को विभाजित करती है इसलिए 2P को भी विभाजित करेंगे। P को भी विभाजित करेगी। तो P को विभाजित जब करेगी, जैसे कि विभाजित कब करेगी? जब कोई 2 के मल्टीप्लाई में कोई संख्या होगी तभी तो विभाजित करेगी भाई। जैसे 2 के मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 को 2 विभाजित कर देगी 2 बार। जैसे 6 को कर देगी 3 बार। तो इसका मतलब जब वो विभाजित जब करेगी कि जब उसके मल्टीप्लाई में कोई संख्या होगी, तो इसका मतलब जो P होगा वो 2 का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई क्या है? हम मान लेते हैं R। क्या है? R। मल्टीप्लाई क्या मान लेते हैं हम? R। अब R का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, R का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4, R का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6। तो इसका मतलब जो P होगा वो R का मल्टीप्लाई में होगा, जब भी तो उसमें 2 का भाग जाएगा। कि 2 P स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2 P को भी विभाजित करेगी, और P को कब विभाजित करेगी? जब उसमें क्या होगा? 2 के मल्टीप्लाई में होगा। तो इसका मतलब अब इस जो P का मान है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 1 में रख दो। कहाँ है P का मान समीकरण 1 रहा? तो ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 2R। क्या आ गया? 2Q स्क्वायर बराबर 2R रख दिया। और इसका P की जगह पे। अब इधर देखो 2Q स्क्वायर 2 दूनी 4, यह हो गया R स्क्वायर
2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद में हम करेंगे ये थोड़ा बड़ा सवाल है, हल्का सा है, आसान लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। अब यहां से आपको ये क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। अब यहां से वही लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि 2p स्क्वायर को विभाजित करती है, यहां पर तो p स्क्वायर कर रही थी, तो यहां किसको कर रही है, क्यू स्क्वायर को, कि 2q स्क्वायर को विभाजित करती है 2q को भी विभाजित करेगी। जब 2q स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2q को भी विभाजित करेगी। यहां तक सबको समझ में आया। अब यहां से क्या हुआ कि हमने तो क्या माना था, हमने तो माना था कि ये कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं मैंने बता रखा है कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन यहां तो इसके गुणनखंड कितने आ गए, यहां तो इनके गुणनखंड 2 आ रहा है, सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है इनका, अतः p व q का सार्वगुणनखंड 2 है। सार्वगुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन सार्वगुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था यहाँ पे, तब ये सहभाज्य संख्या होती। तो ये तो यहाँ पर कितना आ रहा है, सार्वगुणनखंड 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी। और विरोधाभास की स्थिति क्यों हुई है, हमारी गलत कल्पना के कारण ये क्या हो गई है, विरोधाभास की स्थिति आ गई है। इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास है तथ्य का कि p व q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारा क्या आया है, विरोधाभास आ गया, क्योंकि p और b q क्या है, और ये क्या आया है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसमें लिख देंगे, यहां लिख देता हूं मैं, यहां यह हमारी, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये हमारी पूरी कल्पना आई है कि सिद्ध करना
2 एक अपरिमेय संख्या है, माना √2 एक क्या मान लेंगे हम, परिमेय संख्या मान लेंगे। √2 p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, p व q कैसी संख्या होनी चाहिए, सहवाची संख्या, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से q इधर गया, भाग का इधर गया, तो √2q बराबर p। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग किया तो ये p स्क्वायर हो गया, √2q स्क्वायर, √2 क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, समीकरण 1 रख दिया। q स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर बटे 2, जो कि 2 इधर चला गया तो आ गया। अब प्रमेय 1.2 से 2p स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 2q को भी, वो 2p को भी विभाजित करेगी, और p बराबर 2r। तो इसका मतलब p का मान समीकरण 1 में रखने पर p की जगह पे क्या रख दिया, 2r रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो यहाँ से अब ये 2 इधर आ गया, तो अब ये q स्क्वायर बटे 2, तो 2q स्क्वायर को भी क्या करेगी, विभाजित करती है, तो 2q को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी प्रमेय 1.2 से। तो अतः p व q का सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन p व q का सार्वगुणनखंड केवल क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 क्यों आना चाहिए था, क्योंकि हमने क्या माना है, सहवाची संख्या है, लेकिन आ क्या रहा है, 2 आ रहा है, तो सार्वगुणनखंड केवल 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यह क्या है, विरोधाभास है तथ्य का। कौन से तथ्य का, कि p व q सहवाज्य संख्याएं हैं। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो आगे की क्लास में हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी के आगे हम और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही प्यार और रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है, आप बहुत ही प्यार हम पे दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम पे विश्वास बनाए रखें, इसी विश्वास को हम आप पे बनाए रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।